ज्योतिष शास्त्र का परिचय तो आपको हो ही गया था। हाँ सर, हो गया। नमस्कार जी। गीतांजलि आ गई सर, पूछ रहे थे। गीतांजलि आ तो गई है, लेकिन उनका छुपी हुई है। हेलो गीतांजलि, वॉइस नहीं आ रही क्या? हाँ सर पूछ रहे हैं बहुत देर से। हाँ, नमस्कार नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया, आप बताइए। चलो ठीक है। पिछली बार आपको परिचय कराया था एस्ट्रोलॉजी से, आप ऐसे परिचित हो गए हैं जी। ठीक है। अब आज क्या है कि आपको प्रारंभिक राशियों का तो ज्ञान है ही। हाँ जी। और लता जी, आपको भी ज्ञान है राशियों का? तो हाँ जी जी है। राशियों का नेचर क्या है? जैसे मेष राशि है तो वो कैसे नेचर वाली है? मेरा मतलब ये है कि वो चर राशि है। चर राशि है, पूर्व दिशा की स्वामिनी है। पुरुष राशि है। पुरुष राशि है, ठीक है। तो इसी तरह से आप राशियों का नेचर तो जानते हैं, आप भी जानते हैं ना? जी जी। ठीक है। तो इसके बाद फिर हम भाव पर आ जाते हैं, राशियों से डायरेक्ट भाव पर आ जाते हैं। भाव, हाउस। तो हाउस का नेचर आपको जानते हैं? कितना जानते हैं, थोड़ा मेरे को आइडिया हो जाए तो मैं ये जानना चाहूँगा कि केंद्र का नेचर क्या होता है। सेंटर जो होते हैं, 4 केंद्र होते हैं, उनमें किसको आप केंद्र समझते हो और उनका नेचर क्या है? केंद्र 4 केंद्र होते हैं। पहला, चौथा, 7वां और 10वां स्थान केंद्र स्थान होते हैं। ठीक है। इनमें जो भी राशि होती है वो केंद्रेश हो गया। तो उन केंद्रेशों का नेचर क्या होता है? जो केंद्र का नेचर होगा वही केंद्रेशों का होगा ना। तो इस तरह से आप किसी भी एक का नेचर बता दो, या तो केंद्र का बता दो या केंद्रेशों का बता दो। जो केंद्रेश होते हैं, अगर वो केंद्र में होते हैं, अगर वो शुभ ग्रह हैं तो वो अपनी शुभता छोड़ देते हैं, और अगर केंद्र में अशुभ ग्रह हैं तो वो अपनी अशुभता छोड़ देते हैं। दूसरा ये होता है कि वो अपने अकेले वो कोई प्रभाव नहीं दे सकते, वो किसी ग्रह के साथ में कंबाइन होते हैं तब वो प्रभाव देते हैं। देखो, यहाँ थोड़ी सी करेक्शन करूंगा मैं। केंद्र जो होते हैं वो आप 4 मानते हो, लेकिन 3 केंद्र आप मान के चलो, क्योंकि लगन जो है वो केंद्र भी है और त्रिकोण भी है। तो शुद्ध केंद्र कौन से हो गए? चौथा स्थान, 7वां स्थान और 10वां स्थान। अब ये केंद्रेशों का नेचर क्या है? केंद्र का नेचर तो आपको पता ही है कि वो न्यूट्रल होते हैं। केंद्रेशों का नेचर ये है कि अगर कोई केंद्र का स्वामी शुभ ग्रह होगा, शुभ ग्रह का मतलब क्या है? बृहस्पति, शुक्र और चंद्रमा कंडीशन के साथ है, और बुध कंडीशंस के साथ में, वो भी कंडीशन के साथ है। तो चंद्रमा के साथ कंडीशन क्या जुड़ी हुई है? बली होना चाहिए, पक्ष बली होना चाहिए। हाँ, चंद्रमा जो है पक्ष बली होना चाहिए। पक्ष बली कब होता है? पूर्णिमा के दिन। नहीं, चंद्रमा के बारे में आप नोट कर लीजिए सभी। चंद्रमा पक्ष बली होता है शुक्ल पक्ष की पंचमी से, कई लोग मानते हैं अष्टमी से। तो अगर आप अष्टमी से मानना चाहें तो वो और ज्यादा मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि मैं तो अष्टमी से ही मानता हूँ। अष्टमी से ही सर हमने सुना था। हम अष्टमी से ही मानते हैं, कुछ लोग पंचमी से मानते हैं, लेकिन मेरा मत है कि अष्टमी से ही शुद्ध होता है, वो ज्यादा पावरफुल होता है। तो शुक्ल पक्ष की अष्टमी जो होती है वो अमावस के बाद होती है, ये तो बताने की जरूरत नहीं है आपको। शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर कृष्ण पक्ष की पंचमी तक,
कृष्ण पक्ष की अष्टमी नहीं जाएगी, कृष्ण पक्ष की पंचमी तक। तो ये जो दिन कितने हो गए, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 पूर्णमासी हो गई, 16, 1, 2, 13 दिन हो गए, 3, 13 डेज। 4, हाँ ये 13 दिन हो गए। ये 13 दिन शुभ होता है, चंद्रमा बलवान होता है, पक्ष बली होता है। पक्ष बली होना ही चंद्रमा का बल है, और चंद्रमा इसी पक्ष बल में ही शुद्ध माना गया और शुभ माना गया है। जन्म कुंडली के अंदर चंद्रमा अगर चौथे स्थान का स्वामी है, ऐसा चंद्रमा जो कि बलवान है पक्ष बल से, या 7वें स्थान का स्वामी है, या 10वें स्थान का स्वामी है, मतलब इन 3 केंद्रों में से किसी भी केंद्र का स्वामी है, मान लो आप लगन का भी स्वामी है, तो वो चंद्रमा शुभ फल नहीं देगा। उसकी शुभता लुप्त हो जाती है, कहीं खो जाती है, ऐसे मान लीजिए, शुभ फल नहीं देगा। और चंद्रमा अगर इसका उल्टा कर दीजिए, अशुभ होता है, मतलब पाप होता है, पाप ग्रह बन जाता है, या क्षीण बली होता है, तब हो जाता है। क्षीण बली चंद्रमा इसी तरह से उल्टा कर देंगे तो शुक्ल पक्ष की नहीं, कृष्ण पक्ष की अष्टमी से लेकर शुक्ल पक्ष की पंचमी तक क्या होगा, चंद्रमा क्षीण होगा, और वो पाप ग्रहों में उसका गिनती की जाएगी। पाप ग्रहों में गिनती की जाएगी तो मतलब वो भी केंद्र का स्वामी अगर ऐसा चंद्रमा भी होगा तो वो अपनी अशुभता नहीं देगा। तो इस तरह से ग्रह के साथ बैठेगा उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे, या किस राशि में बैठा है अभी ग्रहों को हमने जानना ही नहीं है। हम जो 45 सूत्र पढ़ेंगे, 45 फार्मूले पढ़ेंगे प्रिडिक्शन के, उनमें ग्रहों का कोई काम नहीं, उनमें तिथियों के नहीं। यहाँ आप किस लिए पूछ रहे हैं? नहीं, जैसे आप बोल रहे हैं कि इस दिन शुभ फल देगा इतने से इतने में, शुभ और फल से उस चंद्रमा को पक्ष बली माना जाता है। और आपको पता है कि शुभ ग्रह कौन कौन से होते हैं, ये पहले आप क्लियर कर लीजिए मेरे को। बुध हो गया, गुरु हो गया। शुभ 2 ग्रुप हैं, शुभ ग्रह पाप ग्रह जिनको कहते हैं, या फिर अशुभ ग्रह जिनको, तो शुभ ग्रहों में मैं बता रहा हूं, दोबारा आप समझ लीजिए और नोट कर लीजिए, याद हमेशा ही रखना पड़ेगा ये सब आपको। शुभ ग्रहों में बृहस्पति शुभ होता है और बिना कंडीशन के शुभ होता है। कंडीशनें हैं कई 2 ग्रहों के साथ आपको मैं बताऊंगा, लेकिन बृहस्पति के साथ कोई कंडीशन नहीं है, वो हमेशा ही शुभ होता है। चाहे नीच राशि का हो तो भी शुभ होता है, चाहे कैसी भी स्थिति में हो, कम शुभ होता है लेकिन शुभ ही होता है। किसी हालत में ज़्यादा शुभ होगा, किसी में कम होगा, वो समय समय पर आपको बताया जाएगा, पर होता शुभ है। ऐसे ही शुक्र ग्रह हमेशा शुभ होता है, वो कंडीशन कोई नहीं है उसके साथ। ये 2 ग्रह हो तो बिना कंडीशन के आप शुभ अलग ही इनको मान लीजिए। एक देवताओं के गुरु हैं, एक राक्षसों के गुरु हैं। देवताओं के गुरु बृहस्पति, राक्षसों के गुरु शुक्र ग्रह। अब बाकी जो 2 ग्रह हैं ये शुभ भी हो सकते हैं और पाप भी हो सकते हैं, उनका गिनती हम चंद्रमा की आपको मैंने पहले समझ लेनी है। इसी उनकी ही टीम में चंद्रमा शामिल तब होगा जब वो पक्ष से कमजोर होगा, क्षीण बली होगा। क्षीण बली होता है, कब होता है क्षीण बली? क्षीण बली होता है कृष्ण पक्ष की सप्तमी से लेकर अष्टमी से कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष की सप्तमी पंचमी तक कृष्ण पक्ष की अष्टमी से शुक्ल पक्ष की पंचमी तक ये होता है चंद्रमा क्षीण बली। तो चंद्रमा उस ग्रुप में शामिल हो जाएगा, पाप ग्रहों वाले ग्रुप में। और अगर चंद्रमा शुभ होगा, जैसे कि पहले बताया था मैंने, शुक्ल पक्ष की अष्टमी से कृष्ण पक्ष की पंचमी तक, तो वो शुभ ग्रहों के साथ शामिल हो जाएगा। चंद्रमा ऐसा है। बाकी बीच वाले दिन भी आ गए ना, उनके बारे में भी बात करते हैं। बीच वाले दिन कौन से हैं?
षष्ठी और सप्तमी है ना, दोनों पक्षों की षष्ठी और सप्तमी में वो ना तो बलवान होता है और ना ही वो क्षीण बली होता है। मतलब उसका इतनी शक्ति नहीं होती कि वो शुभ में आ जाए, या इतनी शक्ति कमजोर भी नहीं होती कि कृष्ण पक्ष वाले में उसमें अशुभ ग्रहों में आ जाए। तो चंद्रमा का ये हो गया क्लियर। चंद्रमा के बारे में आपने क्लियर समझ लिया कि कब पाप ग्रह बनता है, कब शुभ ग्रह बनता है। इसी थ्योरी को आपने लेना है। अब इसके बाद बुध ग्रह। बुध ग्रह तो सिंपल फंडा है, बुध ग्रह के लिए कोई कंफ्यूजन नहीं है। एक ही कंडीशन है कि वो शुभ ग्रहों के साथ होगा तो शुभ कहलाएगा, पाप ग्रहों के साथ होगा तो पाप ग्रह कहलाएगा। तो किस टीम में वो शामिल होगा ये आपको देखना है, हर कुंडली में अलग अलग। अगर अकेला होगा तो वो शुभ हो सकता है, शुभ होगा तो आपको शुभ। बाकी सभी ग्रह जो है वो किसी राशियों के स्वामी राहु और केतु को हम नहीं मानेंगे। हम जो पराशरी पढ़ रहे हैं, होरा शास्त्र पढ़ रहे हैं, तो उसमें राहु और केतु को ना किसी राशि का मानना है, ना उच्च मानना है, ना नीच मानना है। और बाकी बचा शनि। तो शनि पाप ग्रहों में आएगा, मंगल क्रूर ग्रहों में आएगा, वो भी श्रेणी पाप में ही आएगा मंगल भी, क्योंकि क्रूर ग्रह है। ऐसे ही सूर्य भी क्रूर ग्रहों में आएगा। ये 3 ग्रह हो गए ना, तो 3 ये हो गए और 4 वो हो गए, कितने हो गए 7 ग्रह हो गए। राहु केतु को पहले ही छोड़ दिया है। तो इनमें आप बात करो। अब आपने डिसाइड कर लिया कि शुभ ग्रह कौन से हैं और पाप ग्रह, 2 ग्रुप बना लिए और उनके 2 को अलग अलग आपने टीम नोट कर रखी हैं। उस टीम में जो शुभ ग्रह आपने मान लिए हैं, जो शुभ ग्रह हो गए हैं, वो केंद्र के स्वामी होंगे तो वो शुभ फल नहीं देंगे, ठीक है। और इसी तरह से वो पाप ग्रह होंगे तो पाप फल नहीं देंगे। ये हमेशा सारा जीवन आपको याद रखना होगा, बहुत इसकी जरूरत पड़ेगी। इसका कुछ वो है कि मतलब क्यों ऐसा है कि वो अगर केंद्र के स्वामी है तो सफल क्यों नहीं देंगे? इसका कोई कारण है सर क्या? वैसे तो अच्छा होना चाहिए। क्यों अच्छा होना चाहिए? क्योंकि वो केंद्र में है, अच्छे लोग हैं, अच्छे ग्रह हैं। अच्छा, क्यों अच्छा होना चाहिए आप ये बता दो मेरे को। जैसे केंद्र में है तो अगर आपके पास केंद्र में अगर आपकी सरकार रहेगी, अच्छे लोगों की रहेगी, तो ऑफ कोर्स आपको फायदा होगा ना। लेकिन वही कहीं चले जाएंगे, गलत जगहों हाँ, जाएंगे। एस्ट्रोलॉजी के जो नियम है ना, वो उस लिहाज से नहीं देखे जाएंगे। यहाँ पर हम जन्म कुंडली का केंद्र देखेंगे और जन्म कुंडली का जो केंद्र है वो न्यूट्रल हाउस है, उसका भी नेचर है। वो नेचर भी बताऊंगा आपको क्या नेचर है, एक्चुअल नेचर क्या है। पर अभी आप इसको एक साइड में रख के चलो कि ये जो है न्यूट्रल हाउस हैं, इनका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। लता मैडम ने बिल्कुल ठीक बताया है, उनको पता है। तो इनका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। इनके स्वामी अगर किसी दूसरे के साथ योग बना रहे हों तब वो शुभ या अशुभ फल देने में समर्थ हो जाते हैं, इस स्थान के स्वामी। तो एक निष्पक्ष आदमी है, न्यूट्रल आदमी है। फिर हम ये कह सकते हैं क्या कि जो पाप ग्रह हैं उन्हें केंद्र में रहना चाहिए और जो शुभ ग्रह हैं उन्हें केंद्र से बाहर रहना चाहिए? नहीं, तो कोई भी देखो, ग्रहों की बात जब मैं करूंगा ना, तो ग्रहों में तो ये है कि कोई भी ग्रह कहीं भी शुभ भी हो सकता है और कहीं भी पाप भी हो सकता है। हमें सिर्फ ये देखना होता है कि वो किस हाउस का लॉर्ड है। शक्ति कहाँ से आती है उसके पास, पाप होने की या शुभ होने की? वो जिस ग्रह उसमें है, जिस हाउस का लॉर्ड है, जिस हाउस का लॉर्ड है, उससे उसको कम शक्ति मिलती है। केंद्र का स्वामी होगा तो उसको किसी का साथ चाहिए। अगर त्रिकोण का स्वामी होगा तो उसको किसी साथ की जरूरत है, और नहीं भी है तो भी वो त्रिकोणेश 2 मिल जाए तो वे शक्तिशाली हो जाते हैं। तो ये केंद्रों के बारे में आपका नियम जो है, आपने अभी ग्रहों के बारे में बात नहीं करनी। अभी आपने सिर्फ ये समझना है इन स्थानों का नेचर क्या है।
केंद्रों का नेचर न्यूट्रल है, एक तरह से आप ये मान के चलो, लेकिन इसमें लगन नहीं है कि इस केंद्र, जहां मैं इस केंद्र की बात कर रहा हूं, यहाँ लगन नहीं है। फिर इस केंद्रों के बारे में और थोड़ा सा आगे डिस्क्रिप्शन में हम बात करते हैं, तो वो ये है कि केंद्रों में चौथे स्थान से ज्यादा शक्ति 7वें स्थान में है। शक्ति है लेकिन शुभ नहीं यहाँ पर मानना है आपने। पावर में इससे ज्यादा पावरफुल है चौथे से 7वां, और 7वें से ज्यादा पावरफुल है 10वां। 10वां। समझ गए बात को? ये केंद्रों में उसका लॉजिक क्या है, उसका सिद्धांत क्या है, सिद्धांत भी आपको बताऊंगा। सिद्धांत क्या है इसके पीछे स्टोरी, क्यों है ये एक दूसरे से ज्यादा पावरफुल। चलिए अब पहले त्रिकोण को थोड़ा सा समझ लेते हैं। त्रिकोण को, केंद्र और त्रिकोण दोनों में है लगन, ट्रायंगल, त्रिकोण बन जाता है, ट्रायंगल बन जाता है। यहाँ आप लगन से शुरू करके 5वें घर तक आते हैं तो 2 हाउस हो गए, एक लगन हाउस हो गया और एक 5वां घर हो गया, तो ये दोनों त्रिकोण स्थान हो गए। फिर 5वें घर से सीधा चलते हैं आप 9वें घर पर, तो 9वां घर भी त्रिकोण में आएगा, और 9वें से फिर लगन में आ जाएंगे, तो ऐसे ट्रायंगल बन जाएगा। लगन से 5वां और 5वें से 9वां, 9वें से फिर लगन, ये 3 कोने जहां पर मिलते हैं वो ट्रायंगल कहलाते हैं, त्रिकोण स्थान कहलाते हैं। त्रिकोण स्थान का मतलब क्या है? त्रिकोण स्थान शुभ होते हैं, हमेशा शुभ स्थान होते हैं ये, और ये स्थान शुभ हैं तो इसलिए इनके स्वामी भी शुभ ग्रह होते हैं। लग्नेश, केंद्रेश और त्रिकोणेश दोनों है, और त्रिकोणेश होने के कारण शुभ है, केंद्रेश होने के कारण न्यूट्रल है। और पंचम भाव का स्वामी त्रिकोणेश है, वो शुभ, उसका नेचर शुभ है। पंचम भाव का भी स्वामी कोई भी हो तो वो सब शुभ है। वो शनि भी हो सकता है, वो मंगल भी हो सकता है, वो चंद्रमा क्षीण भी हो सकता है, चंद्रमा बलवान भी हो सकता है, बुध भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो जो भी त्रिकोण का स्वामी हो जाएगा उसको शुभ फल देने की ताकत प्राप्त हो जाएगी, शक्ति प्राप्त हो जाएगी। ये हो गया केंद्र त्रिकोण, आपने नोट कर लिया, ऐसे ही नोट करना। अब इसके बाद फिर एक, ये आपने जो ग्रुप के हिसाब से नोट किया है ना, पहले तो ग्रहों को नोट कर लिया था, शुभ और पाप की श्रेणी में कौन से आते हैं। फिर आपने ये नोट कर लिया कि केंद्र में कौन कौन से आते हैं। केंद्र 4, 7 और 10 प्योर केंद्र। और त्रिकोण में ऐसे नोट करना है आपने, पहला, 5वां और 9वां। इसके बाद एक ग्रुप और है, उसको बोलते हैं त्रिषड आय, तीसरा, छठा और 11वां। आय स्थान बोलते हैं ना 11वें स्थान को, त्रिषड आय। ये जो 3 स्थान है ये भी 3 ही है, त्रिषड आय। ये स्थान अशुभ माने गए हैं, अशुभता इनके पास है, तो ये हाउस भी अशुभ हैं, और इनकी शक्ति भी तीसरे से ज्यादा छठे की होती है, छठे से ज्यादा 11वें की होती है अशुभता में, अशुभता के मामले में। ये हो गया आपका, नोट कर लिया आपने। अब आ जाओ आप त्रिक स्थान, इन्हीं में से ही एक स्थान त्रिक में भी आता है, जो छठा स्थान है ना, ये त्रिषडाय में भी आएगा, त्रिक में भी आएगा। तो छठा स्थान, 8वां स्थान और 12वां स्थान ये त्रिक में भी आते हैं, तो ये अशुभ स्थान माने गए हैं, त्रिक अशुभ मान गए हैं सबसे ज्यादा, और इनमें भी 8वां स्थान ज्यादा अशुभ माना गया है, इसकी अलग से व्याख्या की गई है। अब एक ग्रुप और है जो 2nd हाउस और 12th हाउस का है, 12वें स्थान का। 12वें स्थान के पास भी 2 नेचर हैं, एक तो त्रिक स्थानों का नेचर है इसके पास, और एक न्यूट्रल नेचर भी है। पहला नेचर है त्रिक वाला, और दूसरा नेचर है इसका न्यूट्रल वाला। ऐसे ही 2nd हाउस का बिल्कुल सेम ऐसे ही 2nd हाउस का। तो ये हाउस और हाउस के लॉर्डों का एक एंगल से हो गया।
और इसको हम और भी एंगल से देखते हैं। वो एंगल जो भी है वो क्या है, उन एंगल को भी हमने ध्यान में रखना है। वो एंगल क्या है? देखो, इसके साथ जुड़ी हुई जो बातें हैं वो है ये, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं ना, एंटी क्लॉकवाइज आप कुंडली को देखते हैं। एंटी क्लॉकवाइज अगर केंद्रों को देखते हैं तो पहले चौथा आता है, फिर दूसरा सातवां आता है, तीसरा फिर 10वां आता है। तो इसलिए चौथे से ज़्यादा सातवां, सातवें से ज़्यादा 10वां बलवान, और त्रिषडाय में पहले तीसरा आएगा, फिर छठा आएगा, उसके बाद 11वां आएगा, आय स्थान आएगा। तो इसमें तीसरे से ज़्यादा छठा बलवान है अशुभता देने में, और अशुभता देने में सबसे ज़्यादा। ये पूछ रही थी कि ये 11वां स्थान को हम अशुभ क्यों कहते हैं? ये आय स्थान होता है तो। हाँ, इस पर मैं अभी आधे घंटे में आऊँगा, इस बात पर आप अलग से नोट कर लीजिए। और ये अशुभ हैं, और ये कमाल की बात है कि जैसे इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि इनकम का स्थान है तो ये अशुभ क्यों है, और कौन सा ग्रह, कौन सा हाउस जो है क्यों शुभ है और क्यों अशुभ है, ये भी मैं बताऊंगा अभी, जैसे आपका क्वेश्चन था। और इसमें ये है कि ग्रह जो इनके स्वामी होंगे वो कोई भी स्थान के स्वामी होंगे, या तो वो केंद्र के स्वामी हों और त्रिकोण के स्वामी हों तो शुभ फल देने वाले हो जाते हैं। ग्रह कभी अकेला किसी फल को देने में शक्तिवान नहीं होता, उसके पास कोई इतनी ताकत नहीं है कि वो अकेला आपको कुछ फल दे दे, कुछ रिजल्ट दे दे, कुछ परिणाम नहीं दे पाता जब तक कि उसको किसी ग्रह दूसरे का साथ ना मिल जाए। और उसको साथ कैसा चाहिए? अगर हमें शुभ फल की बात कर रहे हैं तो फिर उसको केंद्र का स्वामी है तो त्रिकोणेश का साथ चाहिए, और त्रिकोणेश है जिसकी हम बात कर रहे हैं तो उसको केंद्रेश का साथ चाहिए, क्योंकि ये हाउस न्यूट्रल हैं, केंद्र न्यूट्रल हैं। और इन हाउसों को, न्यूट्रल हाउस और त्रिकोण के जो शुभ हाउस हैं, इनको दोनों को मिला दिया जाए, एक इंसान है वो आपका फ्रेंड है और वो है पंचम भाव या नवम भाव। अब दूसरा इंसान जो है वो है न्यूट्रल, वो चाहे चौथा है, चाहे सातवां है, चाहे 10वां है, तो न्यूट्रल हाउस है। तो ये जो है त्रिकोण वाला स्थान का स्वामी, वो इंसान त्रिकोण वाला मान के चलो, वो केंद्र वाले को, न्यूट्रल को अपने पक्ष में कर सकता है, बड़ी आसानी से कर सकता है, नहीं तो न्यूट्रल को अपने पक्ष में कर सकता है, और न्यूट्रल को जो खराब स्थान है ना वो भी अपने पक्ष में कर सकते हैं, ये भी याद रखना। मैनिपुलेट कर सकते हैं अपने, हाँ, मैनिपुलेट करके अपनी उसमें अपने नेचर के साथ उसको फल देने वाला बना सकते हैं। तो इसलिए हमें ये देखना होता है कि शुभ ग्रह के साथ, शुभ हाउस के लॉर्ड के साथ केंद्रेश का संबंध बन रहा है कुंडली में, या अशुभ हाउस के लॉर्ड के साथ केंद्रेश का संबंध बन रहा है कुंडली में। तो अगर अशुभ हाउस के साथ केंद्रेश का संबंध बन रहा होगा तो एक की दशा दूसरे की अंतर्दशा में अशुभ फल प्राप्त होंगे, और उसी हाउस से रिलेटेड होंगे वो अशुभता उनमें उसी हाउस से संबंधित होगी। ऐसे ही शुभ भी उसी हाउस से संबंधित होगी। जैसे मान लो चौथे स्थान और 5वें स्थान का संबंध बन रहा है, तो ये मजबूत और शुभ संबंध बन गया। त्रिकोणों में पहले से ज्यादा 5वां बलवान है, 5वें से ज्यादा 9वां बलवान है। तो आप ये बताओ कि ये न्यूट्रल चौथा स्थान और त्रिकोणों में 5वां स्थान, इन दोनों का संबंध बन रहा हो तो कैसा होगा? कैसा होगा? हाँ जी, शुभ फल देंगे। हाँ, किस टाइप का शुभ फल देगा? अपनी दशा अंतर्दशा में। वो तो ठीक है, किस टाइप का शुभ फल देना चाहिए इनको? शिक्षा। चौथा होगा तो जमीन, माँ के लिए जमीन जायदाद, ये सब।
फोर्थ हाउस अगर हाँ, उस हाउस से संबंधित शुभ फल देगा ना सर। हाँ जी, उस हाउस से संबंधित शुभ फल देगा। और हमें ये भी देखना है कि ये दोनों मिलकर बैठे कहाँ पर हैं, इन दोनों पर दृष्टियां किनकी हैं। ये दोनों मिलकर के बैठे हैं चौथे स्थान में, तो क्या होगा, पंचम स्थान का स्वामी चौथे स्थान में गया है, तो यहां से लेकर गया है, पंचम स्थान से लेकर गया है कुछ चौथे, ज्ञान, हाँ ज्ञान लेकर गया है। तो पंचम स्थान का स्वामी जब चौथे स्थान में जाता है तो चौथे स्थान को प्राप्तियां होती हैं। चौथे स्थान के स्वामी के साथ बैठा हुआ है तो चौथे स्थान के लिए अच्छा समय चल रहा है जी, चौथे स्थान के लिए अच्छा है वो। पंचम स्थान का स्वामी तो देने गया है उसको। ऐसे ही ये दोनों सर यहाँ अपने से बारमत भी हो तो हो गया ना वो सर। हाँ, वो एंगल तो कई हैं। अच्छा, हाँ। एंगल तो आप असंख्य हैं, लेकिन उसके भी मतलब निकालेंगे, उसके भी अर्थ निकलते हैं। हर चीज का मूल जो आपको सिद्धांत याद रखना है वो कौन सा हाउस कैसे नेचर वाला है, इसको पकड़ के चलेंगे तो सारे सिद्धांत आपको याद होते चले जाएंगे। और हर लगन की कुंडली में अलग अलग व्याख्या इसकी इसीलिए होती है। तो ये दोनों मिलकर के पंचमेश और चतुर्थेश दोनों मिलकर के मान लो लगन में चले गए तो क्या होगा, और ये दोनों मिलकर के सेकंड हाउस में चले गए तो क्या होगा, और ये दोनों मिलकर के थर्ड हाउस में चले गए तो क्या होगा, चौथे में ही रहे तो क्या होगा, और ये दोनों मिलकर पांचवें में आ गए तो क्या होगा। संबंध बना रहे हैं ना। संबंध कितने तरह के होते हैं, दृष्टि संबंध होता है, राशि संबंध होता है जो एक दूसरे की राशि में चले जाते हैं, युति हो दृष्टि गया, संबंध होता है, और युति संबंध होता है, एक और होता है। संबंध कितनी तरह के आपने माने हैं। मैंने स्थान संबंध होता है गुरुदेव एक, और दूसरा होता है दृष्टि संबंध, एक दूसरे पर दृष्टि रखते हो। एक युति संबंध होता है और एक अंतर स्थान दृष्टि संबंध होते हैं। ठीक है। जब एक ग्रह एक दूसरे के घर में हो, पहला ग्रह एक दूसरे के ग्रह में हो और दूसरा ग्रह की दृष्टि पहले ग्रह पे हो। बहुत सारे संबंध टोटल 4 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से। वैसे एक 5वां संबंध भी है, लेकिन आप 4 संबंध जो शास्त्रों में मुख्य रूप से बताए गए उनको समझते हैं। तो इसका मतलब सबसे पहला है और सबसे बढ़िया वाला, सबसे मजबूत संबंध जो है वो है स्थान संबंध। स्थान संबंध का मतलब इंटरचेंज, एक दूसरे की राशि में बैठना। ये संबंध सबसे ज्यादा अच्छा होता है, मजबूत होता है। इसको बोलते हैं स्थान संबंध। इसका नाम लिख लो आप, नाम से कंफ्यूज मत कभी भी होना। स्थान संबंध, एक दूसरे की राशि में बैठना। फिर दूसरा बड़ा आसान है युति संबंध। ये तो कहीं भी 2 ग्रह बैठे हुए हैं तो वो कौन कौन से, उसमें कोई दुविधा नहीं है आपको समझने में कि वो संबंध बन गया, उनका युति संबंध बन गया। ऐसे ही एक दूसरे पर बराबर की दृष्टि हो, मतलब उसकी उस पर दृष्टि हो और उसकी उस पर दृष्टि हो, तो वो दृष्टि संबंध बन गया। अब जो चौथा संबंध है ना, जिसका नाम है अंतरस्थान दृष्टि संबंध, इसको जरूर आप याद रखें कि थोड़ा सा जटिल होगा आपके लिए याद रखना। यह संबंध कैसे बनता है? जब एक ग्रह की दूसरे ग्रह पर दृष्टि हो और दूसरा ग्रह जो है एक ग्रह दूसरे ग्रह के स्थान पर हो और दूसरे ग्रह की पहले ग्रह पर दृष्टि हो। स्थान से क्या मतलब? एक ग्रह किसी ग्रह की राशि में हो, आप ऐसे कहिए
एक ग्रह किसी ग्रह की राशि में हो, स्थान तो ये हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, आठवां ऐसे करके हैं, उनसे नहीं मतलब। एक ग्रह दूसरे ग्रह की राशि में हो, जैसे मान लो मंगल है, वो बृहस्पति की राशि में है, तो बृहस्पति से उसका ऐसे इनडायरेक्ट संबंध बन गया क्योंकि वो बृहस्पति की राशि में है। और बृहस्पति जहां भी बैठा है वहां से उस मंगल को देख रहा है पूर्ण दृष्टि से। दृष्टियां हम यहां पर पूर्ण लेंगे, त्रिपाद, द्विपाद, एक पाद दृष्टियां नहीं लेंगे। तो पूर्ण दृष्टि जो होती है वो आपको शायद सबको ही पता है ना, ग्रहों की दृष्टियां। पता है। हाँ, तो इसलिए मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा। फिर भी दृष्टियां जो है मंगल की एक्स्ट्रा भी होती है, शनि की एक्स्ट्रा भी होती है, और बृहस्पति की एक्स्ट्रा भी होती है। गुरु जी, हम लोग राहु केतु की दृष्टियां नहीं मानते। बिल्कुल मानना भी मत। आप पराशरी पढ़ रहे हैं, पराशर मूल सिद्धांत है। पराशरी का मतलब क्या है? पराशर महाराज जो हैं उन्होंने ज्योतिष की रचना की थी, ज्योतिष के जनक वही हैं। बाद में उन्होंने जो नियम, ये जो हम नियम पढ़ रहे हैं ना, ये पराशर ने इतने नहीं बताए जितने फिर उनमें वराह मिहिर ने उसको क्लियर किया है। तो यहाँ वराह मिहिर जी ने बिल्कुल स्पष्ट किया है पराशर के रेफरेंस से कि राहु और केतु की कोई राशि नहीं होती, कोई दृष्टि नहीं होती, किसी राशि में उच्च नहीं होता, किसी राशि में नीच नहीं होता। और यहाँ तक कि राहु केतु की भी बताते हैं कि जैसे बृहस्पति की तरह दृष्टि होती है, वैसे कुछ किताबों में है। लेकिन प्राचीन जो मूल शास्त्र है ना, मूल ग्रंथ हैं, उनमें मना किया गया, कोई दृष्टि नहीं होती राहु केतु की। तो राहु केतु की जो दृष्टि नहीं होती, राशि भी नहीं होती, तो राहु केतु को मैं आपको बिल्कुल समझाऊंगा कि क्यों नहीं होती और आगे इसका इफेक्ट क्या होता है, कैसे ये इफेक्ट बनता है। राहु और केतु भी राजयोग बनाते हैं, तो वो कैसे बनाते हैं उस पर भी आएंगे, लेकिन उसको समय आने दीजिए। तो अभी हम चर्चा कर रहे थे कि ये दो ग्रह चतुर्थेश और पंचमेश मिल करके लगन में बैठे हैं तो अलग तरह का फल देंगे, सेकंड हाउस में बैठे हैं तो अलग तरह का फल देंगे, तीसरे में बैठे हैं तो अलग तरह का फल देंगे। ऐसे ही हर हाउस में वो दोनों का जोड़ा या दोनों की दृष्टियां होंगी एक दूसरे पर। कुछ भी मान लीजिए, उनका संबंध बन रहा है, तो संबंध किस हाउस से रिलेट है, किस हाउस से संबंधित है। जिसका नाम ही संबंध है तो वो किसी हाउस से संबंधित है। तो उसी हाउस, जिस हाउस से वो संबंधित है, उसी हाउस का फल देगा। सिंपल सी बात है, जबकि संबंध का ही मतलब यही है। तो ये दोनों चतुर्थेश और पंचमेश एग्जाम्पल के तौर पर लगन में चले गए, तो लगन कौन है? लग्न स्वयं जातक होता है, स्वयं वो जातक है। और चतुर्थेश उसके पास आ गया पंचमेश को लेकर के, या चतुर्थेश और पंचमेश लगन के लॉर्ड के साथ कहीं बैठे हैं तो भी वही बात है। दृष्टि डाल रहे हैं एक दूसरे पर तो भी वही बात है, तो भी संबंध तो बन नहीं रहा है। तो ऐसे में लगन के लिए बेनिफिशियल हो गया ना। लगन को वो बल दे रहे हैं, लगन को शक्ति दे रहे हैं, अपनी गुण दे रहे हैं। चौथे घर में जो गुण होंगे, लग्जरी है, चौथे घर के पास मकान है, जमीन जायदाद है, माता है, वाहन है, ज्वेलरी है, कितने सुख हैं। ये सुख का स्थान है चौथा। सुख के जितने भी साधन हैं वो सारे लगन को समर्पित कर रहे हैं, लगन को दे रहे हैं, उस व्यक्ति को दे रहे हैं। व्यक्तित्व है ना वो। और ऐसे ही ज्ञान भी दे रहे हैं। ज्ञान हाउस पांचवा घर है, तो ज्ञान का भी लाभ प्राप्त हो रहा है उसको, और उसको हो रहा है ये सब कुछ प्राप्त। और लग्नेश और
जो हैं पंचमेश, ये दोनों मिलकर चौथे स्थान में बैठे हैं। तो चौथे स्थान को ये दोनों सुख दे रहे हैं। लग्नेश समर्पित है चौथे घर के लिए और पंचमेश भी समर्पित है चौथे घर के लिए। चौथे घर के लिए काम करेंगे, ठीक है नहीं। और चौथे घर में माता का भी है, माता को भी सुखकारी होंगे ये। तो ये अपनी सेल्फ की कुंडली है। किसी की कुंडली लग्नेश जो है इस तरह से योग बनाएगा, तो यहाँ वो बाद में आप समझ लीजिएगा। लेकिन ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि केंद्रेश क्यों एक दूसरे से ज़्यादा शुभ होते हैं। यहाँ से हम दोबारा फिर आते हैं केंद्रेशों पर। चतुर्थ स्थान सुखों का स्थान है, लग्जरी का स्थान है, मकान का स्थान है, माता का स्थान है। ये कुंडली हम देख रहे हैं जातक की। और आपको पता है कि जन्म कुंडली देखने वाले जितने भी जातक ग्रंथ हैं, जिनको हम होरा शास्त्र कहते हैं, होरा शास्त्र का मतलब क्या है, यहाँ थोड़ा सा 1 मिनट के लिए आपको बता दूं कि ज्योतिष शास्त्र जो है 3 पिलर पर टिका हुआ शास्त्र है। 3 स्तंभ हैं उसके, पता ही होगा आपको। 3 पिलर हैं। अगर आप ज्योतिष को सही ढंग से जानते हैं तो 3 पिलर कौन से हैं? सबसे पहले है सिद्धांत, पहला पिलर सिद्धांत। दूसरा पिलर है संहिता और तीसरा पिलर है होरा शास्त्र, जो आप पढ़ रहे हो। जातक शास्त्र या होरा शास्त्र एक ही बात है। एक इंसान की कुंडली, किसी व्यक्ति की कुंडली, सिंगल पर्सन की कुंडली, वो होरा शास्त्र है। तो हमने सिद्धांत नहीं पढ़ा, हमने संहिता नहीं पढ़ी, हम सीधा डायरेक्ट आ गए होरा शास्त्र पर। सिद्धांत सबसे सर्वोपरि है, उसके बाद संहिता बीच में है और होरा जो है सबसे नीचे वाला भाग है। और होरा शास्त्र में भी कई इसके विभाग हैं। कितने विभाग हैं? आप ज्योतिष से क्या समझते हैं? वर्षबल ही है, वर्षबल भी ज्योतिष है, वर्षफल। प्रश्न कुंडली भी ज्योतिष है, ठीक है नहीं। प्रश्न कुंडली है, वर्षफल है, और क्या है? लगन कुंडली है, लगन कुंडली है, प्रश्न कुंडली है, वर्षफल है। तो ये सारे जो हैं होरा शास्त्र में आते हैं। तो होरा शास्त्र एक व्यक्तिगत कुंडली के लिए हम देखते हैं, एक इंसान की कुंडली को देखते हैं। सामूहिक कुंडली को देखना होगा तो हमें संहिता पढ़ना पड़ेगा, संहिता खंड पढ़ना पड़ेगा 3 खंडों में। तो वो खैर दूसरी बात है, उस पर भी कभी बात करेंगे। लेकिन आज हम केंद्रों से शुरू किया तो केंद्रों पर ही आज दोबारा आते हैं। लगन स्थान से ज़्यादा, चौथे स्थान से, सॉरी केंद्र तो चौथे से लेंगे ना, प्योर केंद्र। चौथे स्थान से ज़्यादा 7वां स्थान बलवान है, 7वें से ज़्यादा 10वां बलवान है। तो चौथा स्थान हो गया आपका भूमि, भवन, माता और सुख का। लग्नेश की शादी हो गई, लगन लॉर्ड की शादी हो गई और माता का सुख उसको मिल रहा था। अब उसको 7वें स्थान का सुख अब प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए अब बताओ कि 7वां स्थान महत्वपूर्ण है या चौथा स्थान महत्वपूर्ण है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको देगा? 7वां, आप बलवान है तो 7वां को देगा। नहीं, क्यों देगा? वो तो बलवान तो बाद में डिसाइड करेंगे, अभी तक तो हम मानते ही नहीं।
एक जनरल बात बताओ कि आप, क्योंकि लगने से हाँ वो पर्सन है, वो इंसान है, इंसान है। हाँ वो चौथे स्थान को ज्यादा महत्व देगा या सातवें को देगा? मैरिज हो गई, मैरिज तो तभी होती है ना जब सातवें स्थान से संबंध तभी बना, बिल्कुल। लाइफ पार्टनर उसका आ गया। तो मैरिज होने के बाद वो चौथे को ज्यादा महत्व देगा या सातवें को देगा? आप बताओ ना। सातवें को। ठीक है, तीनों सहमत हो आप? क्योंकि पैसा रुपया जमीन जायदाद दो और बेकार पार्टनर मिल जाए तो क्या मतलब, तो इसलिए सातवां। हाँ, उसके लिए चौथा स्थान से ज्यादा सातवां स्थान महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है। और अगर उसका राजनीति से संबंध है, राज्य स्थान है ना 10वां स्थान, शासक के लिए, शासन के लिए, राजनीति के लिए, नेतागिरी के लिए हम 10वें स्थान को देखते हैं, पिता को भी देखते हैं 10th हाउस से। तो यहाँ हाँ 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 वही लग्नेश जो है चौथे स्थान को महत्व देगा, सातवें को देगा, या फिर 10वें स्थान की बात आ जाती है तो 10वें को देगा। तो इन तीनों का चुनाव करेगा तो किसको देगा महत्व? 10वें को। क्यों? क्योंकि बीवी मैटर नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल मोदी जी, पावर मैटर करता है, पावर तो मैटर 10वें करता है, बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसी ही है। तो ये सृष्टि का नियम ही ऐसे चलता चला आ रहा है। तो इसलिए चौथे से ज्यादा सातवां बलवान है, सातवें से ज्यादा 10वां बलवान है। लेकिन ये अकेले शुभ फल या अशुभ फल देने में समर्थ नहीं है, इनको किसी का साथ चाहिए। अगर 10वें स्थान में राजनीति है तो पब्लिक चाहिए, पब्लिक का साथ चाहिए। ठीक है। अगर ऑफिसर है, सरकारी अधिकारी है, तो उसको भी क्या चाहिए? अपने नीचे वाले कर्मचारी चाहिए, उसके बिना उसकी वैल्यू नहीं है। स्टाफ चाहिए, स्टाफ से ही उसकी इज्जत बनेगी। तो ये 10वां स्थान हर लिहाज से जहां से भी आप देख लेते हो ना, तो चौथे से सातवां, सातवें से 10वां बलवान हो जाता है। ऐसे ही त्रिषडाय को देख लो। अब यहां पर हम त्रिषडाय पर आ जाते हैं, ये अशुभ स्थान है। क्वेश्चन आपकी तरफ से ही था कि तीसरे से ज्यादा सातवां और सातवें से ज्यादा 11वां स्थान क्यों बलवान है, जबकि आय का स्थान है। तीसरा स्थान क्या देता है? तीसरे स्थान का नेचर क्या है? चलिए आप बताइए। तीसरा स्थान उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जैसे भाई बहन का है, आपकी ट्रैवलिंग। नहीं, उसका नेचर क्या है, मैं तो ये पूछ रहा हूँ। हम कुंडली में तीसरे स्थान को देखते हैं भाई के लिए। आपकी आवाज नहीं है लता जी। छोटे भाई बहन को देखते हैं, पराक्रम देखते हैं, परिश्रम, साहस, धैर्य, इच्छा शक्ति, बहुत और बढ़िया। हायर सेकेंडरी एजुकेशन, जीवन साथी का भाग्य। नहीं, एजुकेशन के मामले में तो दूसरा हाउस बताऊंगा मैं आपको, लेकिन ये बातें ठीक हैं कि ये संघर्ष देने वाला स्थान है। भाई बहनों को, छोटे भाई बहनों का सुख या दुख यहाँ से देखते हैं, और संघर्ष हमारे जीवन में कितना है वो, उसके लिए हमें तीसरा घर देखना होता है। तो तीसरा घर संघर्ष का स्थान है। संघर्ष करने से इंसान, इजी लाइफ नहीं है ना उसकी, संघर्ष है उसकी जीवन में, तो क्या महसूस करेगा? कमी महसूस करेगा। वो दूसरों को देखेगा, भाई इसके पास तो सब कुछ है, चौथे घर का सारा मसाला है, लग्जरी भी है, सब कुछ है, मेरे पास तीसरे घर का ज़्यादा एक्टिवेट है, मेरा तीसरा घर, तो मुझे तो संघर्ष करना पड़ रहा है। तो ये दुखों का कारण बन जाएगा। दुख थोड़े से ही होंगे। संघर्ष कर रहा है, चलो कोई बात नहीं, परेशान पीड़ित तो किसी और कारण से नहीं है ना। तो तीसरा हाउस जो है वो सीमित दुख है, सीमित तकलीफ देता है, कम तकलीफ देता है। संघर्ष जरूर देता है, लेकिन संघर्ष को दूसरे लिहाज से हम अच्छा मानते हैं। वैसे तो हर हाउस ही अच्छा है। और छठा घर 6 नंबर स्थान, कुंडली का छठा घर क्या देता है? रोग, रिपु, ऋण। रोग भी देता है, शत्रु भी देता है,
और कर्ज भी देता है। अगर बीमारी हो जाती है तो परेशान, छोटी बीमारी नहीं, लंबी बीमारी हो जाती है तो परेशान, कर्ज हो जाता है तो परेशान, दुश्मनी हो जाती है तो कोर्ट केस पैसा बहुत खर्च होता है, बीमारी पर बहुत पैसा खर्च होता है, और ऋण तो अपने आप में है ही है दुखदाई। उसकी आत्मा कांप जाती है जब वो किस्त नहीं दे पाता और किस्त मांगने वाले आ जाते हैं, इंस्टॉलमेंट। तो तीसरे से ज्यादा परेशान करने वाला स्थान है छठा स्थान, ये त्रिक में आता है इसीलिए। अब तीसरे से ज्यादा छठा हो गया, छठे से ज्यादा 11वां स्थान हो गया। 11वां स्थान तो इनकम का स्थान है, लेकिन कौन से वाली इनकम? प्रश्न ये पैदा होता है कि 11वां स्थान बुरा है तो कौन सी इनकम के लिए बुरा है? जब बुरा बताया तो क्यों बताया है? इसलिए बताया है कि 11वें स्थान से हम देखेंगे जो हमारी किस्मत से बाहर की इनकम है, मतलब हम जबरदस्ती उसको अपनी इनकम को कई गुना बढ़ा लेते हैं। किन कारणों से बढ़ा लेते हैं? 15 तरह के अपराध करके बढ़ा लेते हैं। पंद्रह तरह के अपराध में क्या है? हम रिश्वत भी ले लेते हैं, अधिकारी हैं तो। ठीक है, रिश्वत भी ले लेते हैं। और व्यापार करते हैं तो हम जितना सोचते हैं कि इतना ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स बचा लिया जाए, टैक्स की चोरी कर ली जाए, तो वो भी नैतिक अपराध है, नीतिगत अपराध तो है ही है। इस तरह से किसी व्यापारी के द्वारा झूठ बोलना, ठगा जाना, लोगों को ठगना, चीज कुछ बेच रहे हो और कह करके कुछ बेचना, मसालों में भूसा मिलाना वगैरह वगैरह, पता नहीं क्या क्या। तो ये सारी जो हेरा फेरियां हैं वो भी सारी हमारे लिए दुखदाई हो सकती हैं। और अगर राजनीति बड़े पोस्ट पर हैं तो बड़ी रिश्वत लेकर के पकड़े जा सकते हैं। हमें पकड़े जाने के बाद सजा का खतरा होता है और दुख होता है, भयंकर दुख होता है। जब घोटाला पकड़ा जाता है किसी अधिकारी या किसी नेता के द्वारा तो कितना भारी उसके ऊपर आ जाती है बात, ठीक है नहीं? तो ये इस तरह से अगर आप ईमानदारी की कमाई कर रहे हो तो 11वां घर एक्टिवेट नहीं होगा। 11वां घर उस लिहाज में अच्छा है, आय का स्थान ही रहेगा, सीमित आय का स्थान। सीमित आय हो मतलब जितनी हमारी ज़रूरतें हैं उतना हमें ईमानदारी से मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि यह स्थान दुखदाई नहीं होगा। दुखदाई तब होगा जब 15 तरह के अपराध हम करके अनीति से पैसा कमाएंगे। आपके पास स्टडी मटेरियल आ गए हैं? जी सर, आ गए यार, मेरे पास तो आ गया। हाँ तो खोलो उसको जरा, बताओ उसमें 15 तरह के अपराध कौन कौन से लिखे हैं। किस पृष्ठ पर सर? त्रिषडाय पर आ जाओ। ₹84 पर आ गए? जी सर। यहाँ सूत्र नंबर 12 लिखा है, 12वां नंबर सूत्र, फार्मूला। इसमें क्या है? कुंडली के तृतीय, षष्ठ और एकादश भाव का स्वामी त्रिषडायेश कहलाता है। फलित शास्त्र की मान्यता के अनुसार तृतीय भाव परिश्रम का और पराक्रम का और प्रयत्नशीलता का स्थान है, और षष्ठ स्थान रोग, शत्रु, कर्ज, बाधाओं। हाँ। तो परिश्रम और प्रयत्नशीलता से मन और मस्तिष्क थक जाते हैं और अंतोगतवा कष्ट अनुभूति होती है, इसलिए प्राणी मात्र श्रम से जी चुराते हैं। रोग, शत्रु और बाधाओं से अनेक प्रकार के कष्ट प्राप्त होते हैं उनको। तो ये ठीक है कि तृतीय षष्ठ भाव को और उनके स्वामियों को पापी माना जाए, परंतु पराशरीय नियम ये भी कहता है कि एकादश को भी पाप स्थान और एकादशेश को
ना केवल पापी माना जाए बल्कि ये स्थान, इस स्थान का स्वामी भी त्रिषडाए या त्रिषडाएश, त्रिषडाय स्थान भी और त्रिषडाय स्थान का स्वामी भी सर्वाधिक पापी होता है। इस रहस्य को जानने का प्रयास करते हैं तो एकादश स्थान और एकादशेश निरंतर आय देने वाले होकर भी क्यों कर पापी और घोर पापी माने गए हैं। भारतीय मनीषियों ने अर्थ की उत्पत्ति, वो वाला अर्थ जो अनीति से कमाया गया है, वो वाला अर्थ, उसकी उत्पत्ति और उसका प्रयोग करना और उसका विनियोग करना, ये नाश का कारण माना है, अनर्थों का कारण माना है, उसे अनर्थ मूलक कहा है। उनका मानना है कि आवश्यकता से अधिक अगर अर्थ, मतलब जितने हमारे भाग्य में है उससे ज़्यादा हम अर्थ प्राप्ति की प्रयास करते हैं तो वो प्रयास जो हैं वो क्या पैदा करते हैं, वो पैदा करते हैं अनर्थ। जैसे चोरी से, हम चोरी से धन को ज़्यादा प्राप्त कर सकते हैं, इसमें दूसरा है हिंसा से, हिंसा से अधिक धन की प्राप्ति, झूठ बोल करके किसी तरह से अधिक धन की प्राप्ति, दंभ, महत्वाकांक्षा, क्रोध, मद, भेद, वैर, अविश्वास, संस्पर्धा यानी कंपटीशन, व्यभिचार, शोषण, जुआ और नशेबाजी, इन 15 जो अपराध हैं ये प्रज्ञा अपराध हैं। जानबूझ करके हम जानते हैं कि ये अपराध की श्रेणी में आते हैं, नैतिक अपराध हैं, फिर भी इसको छोड़ नहीं पाते। तो 11वां स्थान जो है जब एक्टिवेट हो जाता है तो इस तरह के ज़्यादा से ज़्यादा वो उन चीज़ों को जोड़ लेता है अपनी लाइफ के साथ। जब वो इन सब में से ज़्यादा को अपनी लाइफ के साथ जोड़ता है उतना ही ज़्यादा वो उलझता चला जाता है और उलझ करके फिर फंसता चला जाता है। तो ऐसे कई उदाहरण, हम उदाहरणों पर नहीं जाते, हम ये समझते हैं कि 11वां स्थान अनीति से कमाए गए धन की सूचना भी देता है, नीति से कमाए गए धन की सूचना भी देता है। आय का स्थान है ये, पर अनीति से कमाया जाए अगर वो धन तो दुखदाई ज्यादा होता है। सर यहाँ गुरु बैठे हो तो वो नीति से धन कमाएगा और राहु बैठे हो तो अनीति से धन कमाएगा। हाँ, बृहस्पति नीति से कमाने वाला संकेत देते हैं, वो अनीति को दूर करने वाले होते हैं। राहु बैठा हो या राहु का कोई इससे संबंध बन रहा है तो फिर वो तो अनीति सिखाएगा ही, चालबाजियां सिखाएगा ही राहु। तो वो इस तरह से आप 11वें घर को देखो, मतलब 11वां घर सबसे ज्यादा अशुभ इन कारणों से है। इंसान जानता है, जानबूझ करके वो, अब क्या है, मतलब एक शराब की दुकान है उसकी, ऐसे कुछ भी एग्जाम्पल ले लो, मैं क्या एग्जाम्पल आपको अपने आप ही बनाने हैं आपने। एक शराब की दुकान है, उसका लाइसेंस उसको मिला हुआ है, ठीक है, तो लाइसेंस मिला हुआ है कि आप 500 बोतल डेली शराब बेच सकते हो। और 500 बोतल वो शराब ना बेच करके 5000 बोतल शराब बेचता है, अनलीगल काम करता है और करता ही चला जाता है। तो इसका मतलब यह है कि वो एक ना एक दिन शिकंजे में आ जाएगा। जब वो शिकंजे में आ जाएगा तो क्या होगा, उसके साथ क्या होगा, वो अपराधी बन जाएगा, और अपराधी बन जाएगा तो समाज में भी बदनामी होगी, उसको कमाई भी उसकी बंद हो गई, समाज में भी बदनामी हुई, फिर उसको सजा भी मिली, पनिशमेंट भी मिली, जुर्माना भी हुआ। ये सारे दुख के कारण हैं और भयानक दुख के कारण है। पहली बात तो ये है कि वो छुपाता रहेगा, 5000 बोतलें 500 की जगह बेच रहा है तो वो छुपा कर करेगा, और फिर कहीं स्टॉक रखा हुआ है वहाँ छापा ना पड़ जाए, ये उसको टेंशन रहेगी, रात को नींद भी ठीक से नहीं आएगी, नींद की गोली भी लेकर के सोएगा। इस तरह से कई चीजें इसके साथ जुड़ गई, एक ही अपराध उसने किया और कई चीजें उसके साथ जुड़ गई। इसी तरह के जो अपराध हैं, जो नीतिगत अपराध, नीति से हट करके चलने वाले, अनीति से पैसा कमाया गया और अपार धन संपदा इकट्ठी करने,
ये पता नहीं कहाँ की मैंने पढ़ी थी एक न्यूज़पेपर में, वो किसी ऑफिस में चपरासी था और उसके पास पता नहीं कितने वो मिले हैं, कितना पैसा मिला है, किस तरीके से वो कमाता था, कौन से डिपार्टमेंट था, ये नहीं पता मेरे को, लेकिन कुछ ऐसा था उसके साथ अभी कुछ दिन पहले। हाँ सर, एमपी की घटना ऐसा है, मुझे याद है। हाँ एमपी का। हाँ। तो ये 11वां घर एक्टिवेट जब हो जाता है तो इस तरह के अपराध होते हैं और ये इस तरह से बुरा है। तो इसको आ जाओ आप, अब मेरे को लगता है कि अब क्लियर हो गया होगा काफ़ी कुछ आपको। चौथे का हो गया, 5वें का और 9वें का हो गया। लगन से ज़्यादा बलवान 5वां है, 5वें से ज़्यादा बलवान 9वां स्थान है। तो लगन क्या मतलब है? लगन केंद्र और त्रिकोण दोनों है। ये 33% ही आपको लाभ देने की शक्ति रखता है। इसको जब किसी का साथ मिल जाता है तो उससे ले लेता है। लगन देता भी है, जहाँ ये जाता है वहाँ उतना ही दे पाता है जितनी इसके अंदर ताकत है, जितनी शक्ति है। शक्ति 33% है। सबसे ज़्यादा शक्तिशाली स्थान 9वां स्थान है शुभ स्थानों में। इसको कहते हैं भाग्य स्थान। भाग्य स्थान सबसे ज्यादा शक्तिशाली है क्यों? ज्ञान का स्थान भाग्य स्थान से कमजोर है क्यों? क्योंकि अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो, ज्ञान है, सब कुछ है, लेकिन अगर लक साथ नहीं देगा तो आप 1 नंबर से रह जाओगे। इसका एग्जाम्पल कई तरह से। हाँ जी, जरूरी है, तो भाग्य का भी साथ देना जरूरी है। हाँ, इसका एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपको। वैसे तो बड़े सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ। एक इंसान है, वो व्यापारी का लड़का है, बिजनेसमैन का लड़का है, और उसका बड़ा शोरूम है कोई। तो वो लगन है, ठीक है। वो लगन जो है वो सामान्य रूप से चलता चला आ रहा है, जो उसके पिता ने उसको सिखाया उससे वो उसको सीख रहा है। व्यापारी है ना, खानदानी व्यापारी है। और अगर वो पढ़ लिख जाता है, उस विषय का ज्ञान प्राप्त कर लेता है जिस विषय से संबंधित उसका शोरूम है, कोई कोर्स कर लेता है, मान लो ज्वेलर है तो ज्वेलरी वाला कोई कोर्स कर लेता है या मार्केटिंग का कोई कोर्स कर लेता है, तो प्लस हो गया, ये उसके पास विद्या आ गई। उस विद्या के कारण से वो ज्यादा योग्य हो गया। अब 9वें घर से, 9वें घर का मतलब यह है कि भाग्य है, उसका भाग्य भी उसका साथ दे रहा है तो और भी ज्यादा शुभ हो गया। अब इसका उल्टा कर देते हैं। वो लग्नेश है और 9वां स्थान उसका 0 है, 0 फल दे रहा है। 9वें स्थान के स्वामी 9वें स्थान बिल्कुल डेड है, भाग्य साथ नहीं दे रहा। और उसके पास ज्ञान है, तो बताओ कितना काम आएगा वो ज्ञान? ज्ञान धरा का धरा रह जाएगा, ठीक है। तो यही कारण है कि भाग्य ज्ञान से ज्यादा मूल्यवान है। अगर ज्ञान नहीं है उसके पास, पारिवारिक संस्कार भी कम है उसके पास या सीमित मात्रा में है, और वो भाग्य से जा करके बैठ जाता है अपनी शॉप पर या शोरूम में, तो भाग्य से पहले से ही उसके बाप दादाओं ने, भाग्य का मतलब क्या है, उसके बाप दादाओं ने इतनी कमाई कर रखी है, नाम कमा रखा है कि उनके क्लाइंट, उनके ग्राहक इतने हैं कि वो कहीं और उनको जाने की नौबत ही नहीं आती। ऐसी बड़ी बड़ी उसके पास एजेंसियां भी हैं, तो उसी से ही वो सामान लेंगे। बाप नहीं जाता शोरूम में, लेकिन वो बेटे को भेजता है। तो 5वें स्थान से 9वां स्थान ज़्यादा बलवान है तो वो ज़्यादा कर लेगा। तो इस तरह से कई एग्जाम्पल हो सकते हैं, आपने भी जैसे दिया। तो हर तरह के उदाहरण लागू करके हम यही मानते हैं कि 9वां स्थान ज़्यादा बलवान है। क्यों बलवान है?
अब इसके पीछे सवाल ये पैदा होता है कि भाग्य होता क्या है, भाग्य बनता कैसे है। तो इसके पीछे तो कर्मा थ्योरी है, ये आपको पता है। कर्मा थ्योरी, कर्म की प्रकृति 3 तरह की होती है, कर्म तो एक ही होता है। कर्म की प्रकृति, नेचर 3 तरह का होता है, 3 तरह से वो हमें फल देने वाला होता है। पहला होता है क्रियमाण कर्म, जो हम कर रहे हैं वो क्रियमाण कर्म है। उसके बाद वही कर्म जिनका फल हमें इस जीवन में मिला ही नहीं है, मिल ही नहीं सकता, तो वो कर्म संचित हो जाते हैं, वो परिपक्व नहीं होता वो कर्म, तो वो संचित हो गए। और संचित भी होने के बाद फिर संचित कई जन्मों के इकट्ठे हो गए और पिछले जन्म के भी संचित हो करके वो प्रारब्ध बन जाती है। तो प्रारब्ध ही किस्मत है। तो इसका मतलब है हमारे किए हुए कर्म का फल है, भाग्य भी हमारी ही फल है, परिणाम है। तो कर्म थ्योरी ये बताती है, कर्म सिद्धांत ये बताता है कि कर्म सिद्धांत ही है जो ज्योतिष का मूल उत्पाद करता है। ज्योतिष को पैदा करने वाला ही कर्म सिद्धांत है। हम कर्म सिद्धांत को नहीं समझे तो ज्योतिष को नहीं समझ पाएंगे। इससे पहले हमें कर्म को समझना पड़ेगा। हम किस तरह से कर्म करते हैं? कर्म हम हजारों प्रकार से करते हैं, हजारों तरीके के। मन से कर्म करते हैं, तन से कर्म करते हैं, धन से कर्म करते हैं, अपनी शक्ति बल हर प्रकार से कर्म करते हैं। तो वो सारे कर्म जो हैं कर्म की श्रेणी में आते हैं। जिह्वा से, जबान से बोल करके कर्म करते हैं, आँखों से किसी को घूर करके या किसी को कैसे दृष्टि से देख करके वो कर्म करते हैं, किसी के बारे में अच्छा या बुरा सोच करके कर्म करते हैं। तो कर्म का तो हजारों लाखों तरह के कर्म हैं, वो सारे कर्म की श्रेणी में आते हैं। वो निष्फल नहीं होते जब तक कि उन कर्मों के फल को हम भोग ना लें, वो शून्य नहीं हो सकते, समाप्त नहीं हो सकते। तो ये हमारा नहीं, ये हमारे आचार्यों ने पीढ़ी दर पीढ़ी कई हजार वर्षों की मेहनत से ढूंढा है और उन्होंने पाया है कि कर्म सिद्धांत ही है इसके पीछे, जो हमारे भाग्य को बनाता है और जो हमारे रिलेटिव के साथ हमें जोड़ता है। हमारा जन्म ही उसी जगह पर होगा जिससे हमारे कर्म संबंध बने हुए हैं। तो इसको उन्होंने नाम दिया है कर्मानुबंध। कर्मानुबंध का मतलब है कर्म का बंधन। हम कर्म के कारण अपने और उनके कर्म के कारण उन लोगों से जुड़े हुए हैं जिनसे हमें कुछ लेना है या कुछ देना है। वो एक जन्म का है या कई जन्मों पीछे का है, ये नहीं हम जानते। और वो कैसा होगा, वो क्या फल होगा, उसको हम ढूंढने की कोशिश करते हैं एक चार्ट के द्वारा। जन्म कुंडली का मतलब ये है और व्यक्तिगत है ये। पूरे संसार की कुंडली अगर देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें संहिता पढ़ना पड़ेगा, संहिता सीखना पड़ेगा। संहिता खंड है, राष्ट्रीय भविष्यवाणियां करनी है तो उन लोगों को संहिता का एक्सपर्ट होना होता है, तभी वो राष्ट्रीय भविष्यवाणियां कर सकते हैं। किस देश में कब क्या होगा, कब भाव बढ़ेंगे, सोने के रेट कब बढ़ेंगे, चांदी के रेट कब नीचे आएंगे, कब बढ़ेंगे, सारी जानकारी संहिता पर आधारित होती है। और संहिता किससे बनती है, होरा किससे बनती है? इनसे सबसे पहले सिद्धांत से ये दोनों का पता चलता है। इन दोनों के पीछे पहले सिद्धांत पता होना चाहिए। कौन सा ग्रह किस राशि में है, किस नक्षत्र में है, क्या उनकी स्पीड चल रही है, वक्री है, मार्गी है, अस्त है, उदय है, वगैरह वगैरह। तो जन्म कुंडली में हमें हाउसों का नेचर हर जगह यूज करना है, हर जगह हम यूज करेंगे। अब हम एक एक हाउस को जानते हैं तो हम ये जानेंगे कि लगन का नेचर क्या है। लगन का नेचर क्या है? लगन हमारा सिर है, ठीक है, और आत्मा है। सिर भी है, दिमाग भी है, आत्मा भी है। ग्रहों का हमने जो देखना है ना, ग्रहों को भी हमने पद दिए हुए हैं, रैंक दिए हुए हैं।
पद क्या दिए हुए हैं बताइए। राजा, रानी, मंत्री, हाँ जैसे सूर्य राजा है, मंगल जो है सेनापति है, बुध युवराज है, और चंद्रमा रानी है, हाँ और शनि जो है वो सेवक है। तो ये तो मोटा मोटी हमने समझ लिया कि ये तो हैं, ये तो हमने उनको पद दिए हुए हैं। लेकिन ऐसे ही हमारे शरीर में भी ये इसी तरह से हैं, ऐसे ही हमारे शरीर के लिए भी ये इसी तरह के अपनी शक्ति हम इनको देखते हैं। और ये क्या है, ग्रह क्या हैं, ग्रह संकेतिक चिन्ह हैं, मतलब हमारे लिए वो सूचक हैं। ग्रह जो हैं वो सूचना देने वाले हैं, ग्रह कर्ता नहीं है। स्पष्ट कहा है आचार्य कहते हैं ग्रह कर्ता नहीं है, वो केवल सूचक हैं। कर्ता क्या है, कर्ता आपके कर्म हैं, आपके अपने कर्मों का फल आपको भुगतना है। तो ये सिर्फ सूचना देती हैं कि कौन से वाले कर्म का फल, किस टाइप के कर्म का फल आपको कब मिलने वाला है, कौन सी दशा में मिलने वाला है, कौन सी अंतरदशा में मिलने वाला है, वो केवल ये सूचना देते हैं। उस सूचना जो संकेतों के रूप में हमें प्राप्त होती है, आचार्य सिखाते हैं, बताते हैं उनके नियम उनको पढ़ने के, तो वो संकेतों को पढ़ने की विद्या ज्योतिष है। ठीक है, तो ग्रह करता नहीं है। अगर हम शनि ग्रह की पूजा ना करें तो भी चलेगा, अपने कर्मों को सुधार लें तो वही बात हो जाएगी। तो क्योंकि संकेतिक भाषा है। इसी तरह से सूर्य है, सूर्य क्या है, हमारे पिता का कारक भी है, राजा का कारक भी है, हमारे शरीर में हड्डियों का कारक भी है, मस्तिष्क का कारक भी है, आत्मा का कारक भी है ना। तो आत्मा का कारक है, मस्तिष्क का कारक है, और हड्डियों का कारक है, नेत्रों का कारक है, शासक का कारक है। शासक या अधिकारी का कारक, हमारे ऊपर जो अधिकारी है, अगर हम नौकरी करते हैं तो वो हमारे लिए सूर्य की तरह है। ठीक है, तो इसी तरह से चंद्रमा भी है। चंद्रमा क्या है, रानी कहा गया उसको। और रानी तो कोई समझ में नहीं आता, आज हर युग में अलग अलग इसके मायने हो जाते हैं। देश काल और परिस्थिति के हिसाब से अगर आप सोचें तो रानी का मतलब है एक समृद्ध महिला। अगर चंद्रमा अच्छा है तो एक समृद्ध महिला आपके लिए मददगार होगी, या फिर नारी शक्ति आपके लिए मददगार होगी, ऐसे समझ सकते हैं। और शरीर के अंदर वो क्या चीज है, जैसे सूर्य है वो मस्तिष्क है, नेत्रों का कारक है, आत्मा का कारक है, मन है। तो इसका मतलब यह है कि सूर्य हमें क्या बताता है, प्रैक्टिकल बनाता है। हम दिमाग से सोचते हैं तो सूर्य का ये रोल है, और अगर हम इमोशन से ज्यादा काम लेते हैं तो चंद्रमा। तो इमोशन को देखते हैं तो चंद्रमा देखना चाहिए, और अगर हम प्रैक्टिकल जीवन जीना है कुछ हद तक तो फिर हम सूर्य को देखेंगे, सूर्य कैसा है। लेकिन संतुलन बनाना है तो दोनों के साथ चाहिए, दोनों की जरूरत है, दोनों का संतुलन होना चाहिए। अब मंगल क्या है, सूर्य, चंद्रमा, मंगल। मंगल सेनापति तो है ही है, राजा रानी हमने सेनापति मान लिया है, लेकिन सेनापति हमारे शरीर में क्या है, मंगल साहस, एनर्जी, साहस, एनर्जी, और रक्त की गर्मी,
खून के अंदर गर्मी, उष्णता। और लाल रक्त कणिकाएं। हाँ, लाल रक्त कणिकाएं, एनर्जी, ऊर्जा, भाई बहन, बल पराक्रम। तो भाई बहन सर छोटे होंगे कि बड़े होंगे कि भाई बहन ही मतलब? कारक तो दोनों का ही है। ये कारक के रूप में अगर हम देखते हैं तो दोनों का कारक मंगल ही है। हाउस जो है बड़े के लिए 11वां, छोटे के लिए 3रा होता है, लेकिन कारक तो दोनों का ही है। सूर्य जो है पिता का कारक है ना, जैसे चंद्रमा माता का कारक है, और सूर्य पिता का ही नहीं कारक, हमारे मस्तिष्क की सूचना भी देता है। हमारे दिमाग, बुद्धि कितनी तेज होगी, कुशाग्र बुद्धि होगा या मंद बुद्धि होगा, तो सूर्य को दिखना है यहाँ। जब सूर्य कमजोर हो जाता है तो क्या होता है? चंद्रमा और सूर्य का संतुलन बिगड़ जाता है। आप प्रैक्टिकल लाइफ में भी यही देखेंगे। जब सूर्य कमजोर हो जाता है तो चंद्रमा बलवान होने लग जाता है। मतलब अगर आप बुद्धि से काम कोई नहीं ले रहा और उस कुशाग्र बुद्धि नहीं है, तो मतलब ये है कि भावनाओं से ज्यादा काम ले जाता है, वो भावनाओं में ज्यादा बहने लग जाता है। चंद्रमा प्रॉब्लम कर रहा है, मतलब चंद्रमा नेगेटिव इफेक्ट उसके बढ़ जाते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब यह है कि चंद्रमा पर नियंत्रण करने वाला सूर्य है। अरे सर, बुद्धि तो बुद्ध से देखते हैं, सूर्य तो आत्मा का कारक है। कौन सी बुद्धि देखते हो सूर्य से? कई तरह की बुद्धि होती है ना। बौद्धिक स्तर बौद्धिक स्तर कितना है, हम अपने बुद्धि का यूज कितना करते हैं, ये एक बात हो गई। हमारी बौद्धिक क्षमता क्या है, हम बुद्धि अपने दिमाग का इस्तेमाल कितना करते हैं, सीधी सी बात यहाँ पर ये ले लो। या हम अपने मन से कितना काम लेते हैं। तो उनका संतुलन नहीं है तो क्या होगा? अगर दिमाग से हम कंट्रोल नहीं करते, हमारा मन क्या है? हमारा मन तो 1 सेकंड के अंदर कितनी बातें सोच रहा है, 1 सेकंड के अंदर कितने ख्याल आते हैं। हाँ, अगर आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है और चंद्रमा हावी है, वो स्टेबल नहीं है, तो आप कुछ भी गलत डिसीजन ले सकते हो भावनाओं में बह के, वो आपके लिए मैं गलत तो नहीं कह रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि चंद्रमा भावुक बनाता है। वो ज्यादा भावुक होना भी प्रॉब्लम होती है। ज्यादा जो भावुक हो जाते हैं उससे उनका दिमाग यूज नहीं हो रहा, ये साबित होता है। क्यों? कि बुद्धि रूपी जो कमांड है ना, वो मन के घोड़ों को नियंत्रित करती है। मन एक रथ पर कई घोड़े हैं, कोई इधर चलता है, कोई उधर चलता है, कोई उधर चलता है, कोई सामने चलता है, कोई पीछे को देख कर भागना चाहता है। तो किस तरफ ले जाएगा आपका मन? मन किधर ले जाना चाहता है और उसको जाना कहाँ चाहिए, उसके लिए योग्य क्या है? मन तो करेगा, मतलब कई तरह के अनीति वाले काम कर लें, कौन देख रहा है? लेकिन उसको कंट्रोल कौन कर रहा है? बुद्धि कर रही है ना। इस ऐसे वाली बुद्धि की बात हो रही है, जो आप बुद्ध की कर रहे थे ना, वो नहीं हो रही, वो सूर्य करता है। ये काम सूर्य करता है, और सूर्य पिता का कारक है, राजा का कारक है। राजा नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। राजा के पास शक्ति है कंट्रोल करने की, सेना को भी कंट्रोल करता है, पुलिस को भी कंट्रोल करता है, पब्लिक को भी कंट्रोल करता है, सारे डिपार्टमेंट के ऊपर वो है, शासक है।
तो ऐसे ही सूर्य है, सूर्य पूरे शरीर पर कंट्रोल करता है क्योंकि आत्मा का कारक है। हमारे शरीर को कौन चला रहा है? आत्मा। आत्मा चला रही है, बिल्कुल। और आत्मा का स्थान कहाँ पर है? सूर्य। आत्मा कहाँ नहीं, हमारी फिजिकल बॉडी में कहाँ रहती है आत्मा? कहीं नहीं, कहीं नहीं रहती, रहती है, रहती है। आत्मा रहती है आज्ञा चक्र के बैक साइड में, पीनल ग्लैंड। कहाँ पे रहती है? आज्ञा चक्र के बैक साइड में। आज्ञा चक्र वाली जगह कौन सी है? ये मस्तिष्क के बिल्कुल बीच में। बिंदी लगाते हो, हम तिलक लगाते हैं, हाँ। वो स्थान आज्ञा चक्र है। आज्ञा चक्र का बड़ा महत्व है। आज्ञा चक्र की बैक साइड में आत्मा का निवास है। और आत्मा का निवास कितना अंदर है ये भी आपको बता दूं, ये मैं नहीं कह रहा, ये आध्यात्मिक गुरु कहते हैं। वो क्या कहते हैं? दिल में, हार्ट में रहती है। नहीं 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 नहीं, वो नहीं, वो तो पुराणों में कहीं कहा गया होगा। पुराण की सत्यता तो बहुत ज्यादा, कुछ पुराणों की तो नहीं मानता मैं, इससे ज्यादा तो उपनिषद ज्यादा काम के हैं। नहीं, जैसे कहते हैं ना, आत्मा निकल जाती है फिर भी दिमाग जीवित रहता है कुछ घंटों तक, मरने के बाद भी। बड़ी लंबी स्टोरी है, उसमें मत जाओ आप। शरीर की कोशिकाएं, मतलब कोश हैं, कोशिकाएं हैं, वो कितने घंटे तक कौन से जीवित रहते हैं, क्या क्या होता है, वो तो ये डॉक्टर साहिबा बैठी हैं, ये बता देंगी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जो ज्ञान का आधार जो है, वहाँ पर जो गुरु कहते हैं, जो जिन्होंने खोज की है, वो भी कई हजारों सैकड़ों वर्षों के उनका रिसर्च है। उन्होंने ऐसे ही नहीं कहा, जो षट चक्र बताए हैं शरीर के अंदर, उसमें आज्ञा चक्र के बैक साइड में उन्होंने कितना अंदर बताया है। उन्होंने कहा कि ये जो स्थान है ना, ये धड़कता है, ये वाला स्थान, ये दोनों तरफ था, ये वाला स्थान, इस स्थान पर, ये कान से पहले, आंख के बाद में, सेंटर में, यहाँ पर वो कहता है कि एक छेद कर दिया जाए आर पार। और यहाँ जो तिलक वाला स्थान है, इस पर भी आर पार एक छेद कर दिया जाए, तो जो क्रॉस बिंदु बनेगा वो आत्मा का निवास स्थान है। इसका मतलब दिमाग का कोई पार्ट है, कोई ग्लैंड है, जहाँ आत्मा का पूरे शरीर की एनर्जी वहां पर है, केंद्रित है। बस आत्मा को ऐसे मानो। इसलिए हम लोग आज्ञा चक्र पे ध्यान लगाते हैं। आज्ञा चक्र महत्वपूर्ण है, वहीं से ही सब कुछ कंट्रोल होता है। परम सत्ता तो पता नहीं, लेकिन हमारे जो शरीर के अंदर है वो आत्मा का स्थान ये है। परमात्मा की शक्तियां तो बिखरी हुई हैं, एक जगह नहीं है। लेकिन आत्मा, मनुष्य के अंदर जो आत्मा है, अब ये नचिकेता कहता है, नचिकेता क्वेश्चन पूछ रहा है यम से। थोड़ा इधर भी आ जाए ना, जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से सारी चीजें। नचिकेता पूछता है यम से कि मुझे तो आत्मा का रहस्य बता दो, आत्मा का रहस्य बता दो कि आत्मा जो है कहाँ से आती है और कहाँ जाती है और कहाँ उसका निवास है। सारे प्रश्नों का उत्तर आप पढ़ लेना कठोपनिषद में। उपनिषद जो होते हैं ना, बड़े काम की चीजें हैं, तो उनको पढ़ो आप। कठोपनिषद, उपनिषद सारे ही बहुत काम के हैं, लेकिन इस जो हम मृत्यु के बाद क्या करते हैं, क्या गति होती है, बिल्कुल सच्चाई वैज्ञानिक तौर पर ऋषि बताते हैं। कठोपनिषद के ऋषि बताते हैं कि यम से प्रश्न करता चला जा रहा है और यम को कहता है कि मृत्यु का रहस्य बता दो। यम कहता है तुम 3 वरदान यम ने उनको दिए थे, उसकी स्टोरी उसी में पढ़ लेना, बड़ी लंबी है। क्यों दिए थे वरदान? तो 2 वरदानों में, एक वरदान में पूछता है मेरे को आत्मा का रहस्य बता दो, और दूसरे में वो कहता है कि मेरे जो पिता हैं उनको बुद्धि दे दो, और तीसरे वरदान में जो है वो राजा था, उसका बाप,
अब ये स्टोरी तो आप पढ़ लोगे, लेकिन यम कहता है कि तेरे को वो भी दे दिया, ये भी दे दिया, धन संपदा भी दे दी, जो जो तूने मांगा सब दे दिया। तीसरे वरदान में जो है इसको छोड़ दे, बाकी सब कुछ पूछ ले। आत्मा का रहस्य छोड़ दे, बाकी और कुछ 3 वरदान इसके बदले और मांग ले। तो 10-20 वरदान वो मांग लेता है, लेकिन फिर भी वो एक वरदान छोड़ के आ जाता है वापस के आत्मा का रहस्य मुझे बता दो। तो यम कहता है भी तू वास्तव में योग्य है, तेरे को इतनी जिज्ञासा है, तुझे बताना ही पड़ेगा। तो वो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो ये कहता है कि इंसान के अलावा भी और जीव हैं, इंसान के अलावा चींटी भी है, कुत्ता भी है, बड़े सारे असंख्य जीव हैं। तो क्या उनमें आत्मा नहीं होती? उनमें भी आत्मा होती है। तो यम कहता है हाँ, उनमें भी आत्मा होती है, लेकिन आत्मा का जो लेवल है उनमें कमजोर कम होता है। जितनी प्रकाशमान इंसान के अंदर वो आत्मा है, उतनी प्रकाशमान उनके अंदर नहीं होती। तो इंसान की आत्मा ज़्यादा प्रकाशमान है, वो ज़्यादा सोच सकता है, भविष्य के बारे में प्लानिंग कर सकता है, लेकिन वो प्लानिंग नहीं कर सकते। तो इसलिए उन्होंने प्रकाशमान कह कर कहा है, ज़्यादा प्रकाशित हो रही है इंसान के अंदर। आत्मा का स्थान बताते हुए उन्होंने यही स्थान बताया है। ठीक है जी। तो आत्मा का कारक है सूर्य। सूर्य नियंत्रण करने वाला है हमारे पूरे शरीर पर, हमारी पूरी बॉडी पर। किसी की विल पावर इतनी स्ट्रोंग है, वो कहाँ से देखोगे? कुंडली में कहाँ से देखोगे विल पावर कितनी स्ट्रोंग है उसकी? तीसरे भाव से विल पावर जो स्ट्रोंग कितनी तीसरा है? तो पराक्रम है। तीसरा तो पराक्रम है। विल पावर हम लगन से देखेंगे, और लगन का कारक सूर्य है। सूर्य से देखेंगे, कारक के रूप में सूर्य को देखेंगे, और लगन को देखेंगे हाउस के रूप में। तो इस तरह से जो हमारे लगन में राशि है वो भी हमारी आत्मा को प्रताड़ित करती है या और प्रकाशमान करती है। वो उसके ऊपर भी निर्भर करता है कि वो राशि कौन सी है हमारी। द्विस्वभाव राशि है किसी की लगन में, अगर द्विस्वभाव राशि है, द्विस्वभाव राशि है ना, कन्या राशि। हाँ, उसको नहीं, कन्या राशि तो बहुत बढ़िया राशि है। कन्या की बात नहीं कर रहा, कन्या के अंदर कुंभ राशि कुछ विशेष है। द्विस्वभाव राशि जो होती है ना, वो होती तो यही है। मिथुन राशि होती है सबसे पहले, मिथुन, कन्या, धनु, हाँ, और मीन। धनु है मेरी, धनु लगता है मुझे। हाँ, तो इसमें द्विस्वभाव राशि में क्या होता है कि वो सिंगल राशि परेशान करती है, उसको किसी डिसीजन पे जाने से रोकती है। लेकिन 3 एंगल से हम देख रहे हैं इसको, ट्रायंगल, त्रिआयामी सृष्टि है ना, इसलिए 3 एंगल से देख रहे हैं। तो हम लगन को भी देख रहे हैं, लगन की राशि को भी देख रहे हैं, और कारक को भी देख रहे हैं। तीनों को एक साथ देखेंगे तो कारक के रूप में सूर्य है ही है, चाहे कोई सी भी लगन है आपकी, कारक तो आपका सूर्य है ही है। तो आपको देखना है कि आपकी कुंडली में सूर्य मजबूत है या नहीं है, कारक मजबूत है या नहीं है। जितना कारक मजबूत होगा उतनी विल पावर देगा आपको। एक बात। दूसरा, फिर लगन को कौन सी राशि लगन में होने के कारण से उसको प्रभावित कर रही है या पीड़ित कर रही है, और लगन में कौन सा ग्रह है जो उसको प्रभावित कर रहा है, कौन से ग्रह की उस पर दृष्टि है जो उसको प्रभावित कर रहा है। लगन को क्या चाहिए बताओ, क्या चाहिए? आत्मा को क्या चाहिए? आत्मा को क्या चीज चाहिए? एनर्जी चाहिए ना, ऊर्जा चाहिए, नहीं चाहिए? सपोर्ट। तो सबसे ज्यादा एनर्जी ऊर्जा किस में है? सन में। सूर्य। 5 देवता माने जाते थे और कोई देवी देवता नहीं। प्राचीन समय में 5 ही देवता माने जाते थे, उसमें सूर्य है, सूर्य भी प्रमुख है। ठीक है, तो सूर्य जो है
वो आत्मा का कारक इसीलिए है कि उसी से हमारी सृष्टि, हमारा जो सौर मंडल है वो गतिमान है, उसी से हमारा जीवन है, हमारे जो उपयोग की वस्तुएं हैं, पेड़ पौधे फल, सब कुछ उसी से ही शक्ति प्राप्त कर रहा है, एनर्जी प्राप्त कर रहा है। मंगल से एनर्जी नहीं प्राप्त कर रहे, सूर्य से एनर्जी प्राप्त कर रहे हैं। यहाँ जो मैं कहना चाहता हूँ वो वाली एनर्जी अलग है, मंगल से मिलने वाली एनर्जी भी अलग है। तो यहाँ हमारी आत्मा की एनर्जी की बात हो रही है। किसी भी चीज की आत्मा, किसी भी वस्तु की आत्मा, मनुष्य की आत्मा पूरा कंट्रोल करती है, पूरे शरीर का कंट्रोल करती है। तो जिसको हम सूर्य से देखेंगे, सूर्य कितना बलवान है हमारी कुंडली में, कितना इंपॉर्टेंट है सूर्य कारक के रूप में लगन के साथ हम जोड़ करके देखें, और फिर लगन कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है नहीं? तो लगन को इस रूप में हमने समझना है। जब तक हमने लगन की इंपॉर्टेंस नहीं समझी भी, लगन कितना महत्वपूर्ण है, सिर है हमारा, हेड, यहीं पर कंट्रोल करने वाली शक्ति है। तो ये कौन सी ऊर्जा है बताओ? कौन सी ऊर्जा है? किस टाइप की ऊर्जा है? एक टाइप की ऊर्जा चंद्रमा भी देता है, एक टाइप की ऊर्जा मंगल भी देता है, एक टाइप की ऊर्जा सूर्य भी दे रहे हैं। सूर्य हमारे आत्मा को एनर्जी दे रहा है, सीधी सी बात। मंगल हमारी बॉडी को एनर्जी दे रहा है, चंद्रमा हमारे मन को एनर्जी दे रहा है। एनर्जी दे रहे हैं ना? तो सूर्य एनर्जी दे रहा है, हमारी आत्मा को बलवान बना रहा है, हमारी विल पावर स्ट्रोंग होती है जितना हमारा अच्छा सूर्य होता है, जितना हमारा लगन बलवान होता है, जितना हमारा लग्नेश बलवान होता है, उतना ही हमारी विल पावर स्ट्रोंग है। और विल पावर जिसकी स्ट्रोंग है वो सारी चीजें उसके हाथ में आती चली जाती हैं। कभी कभी बीमार आदमी, उसको सबसे बड़ा खतरा होता है किसी ऐसी बीमारी से जिससे कि उसको मृत्यु साक्षात नजर आ रही है, और फिर उसकी विल पावर उसको जटिल से जटिल परिस्थितियों में से भी निकाल करके स्वस्थ की तरफ ले आती है, हेल्थ ठीक हो जाती है, वो ठीक हो जाता है। ऐसे पेशेंट भी आप देखेंगे जो अपने विल पावर के कारण, जो लोग पैरालाइज्ड हो गए हैं अपनी विल पावर से, अपने एफर्ट से, उससे भी बाहर आ जाते हैं, पर कुछ लोग बिस्तर पे ही पड़े रह जाते हैं। हाँ, ये वाली एनर्जी कौन देता है? सूर्य देता है। इसके लिए हमें सूर्य को देखना है। और जिसका मन कंट्रोल में है, भटकता नहीं है, भटकाव नहीं है, तो उसका चंद्रमा अच्छा है। चंद्रमा से मिलने वाली एनर्जी उसको प्राप्त हो रही है। कोई भी ग्रह खराब भी है, कोई भी ग्रह अच्छा भी है, तो हमें उसकी अच्छाई कैसे हमें पता लगेगी? कुंडली के अंदर हमें देखना है कि वो किस हाउस का लॉर्ड है। जी। तो हर लगन के लिए देख लीजिए, मेष लगन के लिए किस हाउस का लॉर्ड होगा? सूर्य। मेष के लिए पंचम स्थान का ही होगा, लग्न के लिए ही होगा, पंचम स्थान का लॉर्ड होगा, और आत्मा का कारक है। ज्ञान रूपी आत्मा प्रकाशित होगी। राशि भी इफेक्ट कर रही है, अग्नि तत्व वाली राशि है, उसका भी असर है। अग्नि तत्व वाली राशि है, वहां पर सूर्य भी अग्नि तत्व वाला ही ग्रह है ना? अग्नि तत्व वाला। अग्नि तत्व वाला ग्रह मंगल भी है,
अग्नि तत्व वाला ग्रह मेष लगन में सूर्य पंचम भाव का स्वामी होकर के, और वो पंचम हाउस का स्वामी जो कि लगन का कारक भी है, अगर छठे घर में चला गया तो क्या होगा? तो बीमारी देगा। किसको बीमार करेगा? लग्न को, जातक को। जातक से ज्यादा जातक की सोच को बीमार करेगा। उसकी सोचने की ताकत, मस्तिष्क, बौद्धिक बुद्धि का ज्ञान उसको कमजोर करेगा, विल पावर को कमजोर करेगा। मैं समझी नहीं ये लाइन। ज्ञान से संबंध है पंचम भाव का, ठीक है। और लगन से मतलब यह है कि लगन जो है आपका मस्तिष्क वाला स्थान है, आत्मा का स्थान है। और सूर्य से मतलब यह है कि सूर्य आत्मा का कारक है। और मेष लगन की कुंडली में 5th हाउस का लॉर्ड भी है वो। तो कितने कॉम्बिनेशन बन गए? एक लगन का अपना नेचर, एक लगन में जो राशि है उसका अपना नेचर, तीसरा पंचम भाव का नेचर, चौथा सूर्य का कारक के रूप में नेचर। ये कितने इकट्ठे हो गए इन सब का? अगर गुरुदेव ये कह रहे हैं कि मेष लग्न में अगर छठवें भाव में बैठ गया तो? मेष लगन में सूर्य उच्च का होता है। क्यों उच्च का होता है? इसके पीछे लॉजिक यही है। मेष राशि में सूर्य उच्च का होता है, तुला में नीच का होता है। मेष राशि में सूर्य क्यों उच्च का होता है? क्योंकि उसका तत्व वही है। मेष राशि का अग्नि तत्व है और सूर्य का भी अग्नि तत्व है। मेष राशि काल पुरुष की कुंडली में आत्मा है ना? काल पुरुष की कुंडली पढ़ोगे, काल पुरुष की कुंडली का मतलब क्या है? बिना राशि वाली कुंडली, जिसको आप लगन बोलते हो। काल पुरुष की कुंडली में वो लगन वाला स्थान आत्मा का स्थान है। काल पुरुष की कुंडली की आत्मा का कारक भी है, हमारी लगन का कारक भी है। अग्नि तत्व वाला ग्रह है, अग्नि तत्व वाली राशि है काल पुरुष। तो धनु लग्न भी तो अग्नि तत्व की राशि है। धनु लगन के अंदर पूरा अग्नि तत्व नहीं है। थोड़ा सा माइल्ड है वो। हाँ, मेष भी है उसकी, और मेष पूरी अग्नि तत्व है, 100% अग्नि तत्व है। किसी में क्वार्टर पानी, किसी में क्वार्टर पानी है, किसी में आधा जल है, तत्वों के साथ, चाहे वो अग्नि तत्व है, चाहे पृथ्वी तत्व है, चाहे आकाश तत्व, वायु तत्व है। आकाश तत्व तो राशि होती ही नहीं है कोई, वायु जल। तो उन सभी में जल कितना है? जल राशि तो पूरी जल है, कंप्लीट है। लेकिन अग्नि राशियों में भी किसी में 54 जो है। सिंह राशि में भी तो गुरुजी वो अग्नि तत्व है। सिंह राशि में भी अग्नि तत्व है, वो प्योर अग्नि तत्व है, 100% अग्नि, उसमें जल नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि सूर्य या तो मेष राशि में होगा या सिंह राशि में होगा। मेष राशि में वो उच्च का इसीलिए कहलाता है कि तत्व उसका बिल्कुल पूरा मिलता है। 100% सूर्य अग्नि तत्व वाला ग्रह है और 100% मेष राशि अग्नि तत्व वाली ग्रह है, अग्नि तत्व वाली राशि है। ऐसे सिंह राशि उसकी सूर्य की क्या है? मूल त्रिकोण राशि है। मूल त्रिकोण का मतलब क्या होता है? अपनी राशि भी है और मूल त्रिकोण राशि भी है सिंह, जहाँ वो उच्च होके बैठता है मूल त्रिकोण राशि में। मूल त्रिकोण होता है उच्च सेकंड बेस्ट है, उच्च से सेकंड बेस्ट मूल त्रिकोण होती है। सबसे बेस्ट कौन सी होती है? उच्च राशि, किसी भी ग्रह की उच्च राशि जिसमें उसके तत्व समान होते हैं, सेम होते हैं। और दूसरे नंबर पर सेकंड बेस्ट कौन सी होती है? मूल त्रिकोण राशि। फिर तीसरे नंबर पर आती है सब राशि अपनी राशि। चौथे नंबर पर आती है सम राशि। 5वें नंबर पर आती है मित्र राशि। फिर उधर हो गए
मित्र राशि, फिर शत्रु राशि, फिर अति शत्रु राशि। किसी भी ग्रह की राशियां जो है इतनी तरह से उसके साथ योगदान करती हैं। तो ये जो आपको है ना, इस चीज को समझ लेंगे आप, जो स्टडी मटेरियल है केवल आपके पास ही पहुंचा है प्रकाश जी? नहीं, पहुंच तो मेरे पास भी किया है, पर बेंगलोर में है। अच्छा, कोई बात नहीं। तो इन पर आप ध्यान से दृष्टि डालना कि राशियों के तत्व और ग्रहों के तत्व ये अगर मैच करते हैं तो उनका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बन जाता है। और कौन सी राशि कितना जल है उनमें, तो मतलब ये पूरी प्योर वो अग्नि तत्व वाली नहीं है, या प्योर पृथ्वी तत्व वाली नहीं है, प्योर वायु तत्व वाली नहीं है। किसी लगन की कुंडली में अग्नि तत्व वाली लगन है, अग्नि तत्व वाली लगन है, और उसका वो रिलेटिव, उसकी मदर, उसका फादर, उसका बेटा, उसका कोई भी रिलेटिव, पति या पत्नी, उनकी जो राशि है वहां पर वो जल तत्व है, तो क्या होगा? क्लैश होगा। उस लगन वाले के लिए हमेशा वो रिश्ता जल जाएगा, पानी आएगी, परेशान करने वाला होगा, क्योंकि तत्व दोनों एक दूसरे के विरोधी हो गए। ये परेशानी होगी उसको, वो मैच नहीं करते। तो कितने मैच करते हैं? जरूरी नहीं है कि पूरी वो जल राशि हो या पूरी वो अग्नि राशि हो। अग्नि राशि है लेकिन उसमें 50% पानी भी है, और वो उसके सामने जो है वो पूरी जल राशि है, तो 50% वो कोऑपरेट करने वाला उसके साथ होगा या होगी, क्योंकि उनके आधे तत्व मिले, पूरे तत्व नहीं मिल रहे। तो इस तरह से नेचर को देख लो, किसके साथ तुम्हारा, आपकी कुंडली के अनुसार ही देख लो, अपनी कुंडली उठाओ और कौन से हाउस में कौन सी राशि है जो आपकी लगन राशि से मैच कर रही है, और तत्वों को आप पहले उसमें पढ़ लेना, उसके नोट्स बना लेना, सभी राशियों के तत्वों के नोट्स बना लेना। ग्रहों के तत्व तो फिक्स हैं, उसमें आधा जल आधा पानी आदि कोई चीज नहीं है, उसमें पूरा पूरा जो कुछ भी है सिंपल है। सूर्य और मंगल अग्नि तत्व हैं। हाँ जी। चंद्रमा जल तत्व है, और बुध पृथ्वी तत्व है। शुक्र भी जल तत्व है। शुक्र भी जल तत्व है। शनि वायु तत्व है। हाँ, गुरु आकाश तत्व है। गुरु एक अकेला है आकाश तत्व। तो आकाश तत्व का मतलब क्या है? आकाश का मतलब ही है ज्ञान देने वाला। जहां आकाश तत्व की अधिकता होती है वो विद्वान होता है, वो ज्ञानी होता है। जानवरों में आकाश तत्व होता ही नहीं है, या बिल्कुल किसी में होता है तो हाथी वगैरह में कण भर होता है। राहु केतु कोई तत्व नहीं दिया कर। बताओ कौन सा तत्व है, कहीं पढ़ा हो तो बता देना। राहु केतु के पास ताकत क्या है? सिर्फ काम बिगाड़ने की शक्ति है। इसीलिए तो इन्हें कोई वो भी नहीं दी जाती है ना, राशियां भी नहीं दी गई, कुछ भी नहीं। हाँ, राशियां एक्चुअल में राशियां नहीं दी गई, ना उच्च राशि दी गई, ना नीच राशि दी गई, ना अपनी राशि दी गई है। कुछ लोग कहते हैं गुरुदेव मिथुन जो होती है, मिथुन होती है। हाँ, मैं मानता हूँ, और दृष्टि भी मानते हैं बृहस्पति जैसी। ये तो किताबी बातें मैं जानता ही हूँ। दृष्टि तो बहुत लोग मानते हैं, 10% ही लोग हैं जो दृष्टि नहीं मानते हो। मैं से 10%। जिसने पराशर को समझा है, पराशर पढ़ा है, पराशर और मूल पराशर, आपने व्रत पराशर वो मंगा ली? हाँ सर, आ जाएगी, मतलब 3-4 दिन में आ जाएगी, ऑर्डर कर दिया था। हाँ, कहाँ से मंगानी है सर? व्रत पराशर होरा शास्त्र बताना किस पब्लिशर की मैंने आपको बताई थी। ये पब्लिशर 1 मिनट में देखना पड़ेगा सर। खेमराज श्री कृष्णदास पब्लिशर, अमेज़न से मंगवा लो। अमेज़न से
कौन सी बुक मंगानी है सर? वृहद पराशर होरा शास्त्र। श्री कृष्णदास प्रकाशन, बम्बई। हाँ, बॉम्बे की है। श्री कृष्णदास। हाँ, सिंगल वॉल्यूम में है ये। अमेज़न में मिल जाएगी। खेमराज श्री कृष्णदास पूरा पब्लिशर का नाम। दो हैं, दो भाई हैं, खेमराज श्री कृष्णदास। बॉम्बे से प्रकाशित होती है, सिंगल वॉल्यूम में है और इसमें थोड़ा सा श्लोक भी है, साथ में हिंदी भी है उसकी। बहुत बेस्ट और ओरिजिनल है ये किताब। मतलब ओरिजिनल कईयों ने प्रकाशित की है, अलग अलग पब्लिशर ने अलग अलग ढंग से लिखी है, किसी में राहु की दृष्टि कही होगी, लेकिन आपको यहाँ राशि की दृष्टि नहीं मिलेगी।